यह परिषद गौरवान्वित है। इस अवसर पर अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु द्वारा फांसी के फंदे पर जाते वक्त गाया जाने वाला गीत पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व से मेल खाता है। दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आई है। आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपका हृदय से स्वागत एवं आभार। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता गोरखपुर सदर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर आप स्नेहपूर्वक यहाँ उपस्थित हुए, जिसके लिए हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में गोरखपुर नगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का मैं कोटिशाह स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके आत्मीयतापूर्वक हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। मुझे अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय में 76 में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से निर्विवाद रूप से संपन्न कर दी गई है। इस संस्था के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हुई है। 8 वर्ष 2017 में अंतिम बार चयन प्रक्रिया संपन्न हुई, परंतु तब से बड़ी संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे थे, जिससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। इसके दृष्टिगत सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2024 में आरंभ करके 1 वर्ष में प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्हीं नवनियुक्त 76 शिक्षकों का आपका आशीर्वचन आज प्राप्त होगा। मुझे यह भी बताने की प्रसन्नता हो रही है कि आज एक नई परंपरा आरंभ हो रही है। महोदय, समस्त नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पहली बार आयोजित किए जा रहे 21 दिवसीय प्रेरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो रहा है। इस 21 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान समस्त शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली एवं शिक्षण प्रविधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे विश्वविद्यालय विकास यात्रा में सार्थक एवं बहुमूल्य सहयोग कर सकें। मुझे अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से निरंतर विकास एवं उन्नयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि विश्वविद्यालय की NIRF रैंकिंग 2024 में पूरे देश में इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे देश में लगभग 10,500 से ऊपर इंजीनियरिंग संस्थान हैं, उसमें विश्वविद्यालय को 84 में मिला है और विश्वविद्यालय श्रेणी में 94 एवं समस्त राज्य विश्वविद्यालय श्रेणी में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय QS रैंकिंग में प्रथम प्रयास में भी साउथ एशिया में 292वां स्थान तथा एशिया में 901वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार IIRF रैंकिंग 2024 में BBA पाठ्यक्रम की देश भर में 19वीं रैंक तथा प्रदेश में पहली रैंक। टाइम्स इंजीनियरिंग सर्वे 2024 में देश में 36वीं रैंक। इंडिया टुडे बेस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में देश की 26वीं रैंक। विश्वविद्यालय की 114 शिक्षक एवं शोध छात्र विश्व की AD साइंटिफिक इंडेक्स 2025 में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे हैं, जबकि विगत वर्ष यह संख्या 58 थी। इस बार बढ़कर 114 हो गई है। स्पेन की हाई रैंकिंग और साइंटिफिक रिसर्च और पॉलिसी द्वारा गूगल साइटेशन के आधार पर की गई ट्रांसपेरेंट रैंकिंग में प्रदेश में 33,664 साइटेशन के साथ विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन का अत्यंत सकारात्मक प्रभाव विश्वविद्यालय की प्रशिक्षण एवं सेवा योजन गतिविधि पर भी पड़ रहा है। 2024-25 में अब तक 790 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिल चुका है। इस वर्ष साइंस की छात्रा साक्षी निगम को अमेजन द्वारा दिया गया है।
यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय की 3 छात्राओं को अमेजॉन द्वारा 1,10,000 मासिक स्टाइपेंड पर इंटर्नशिप के लिए चयनित किया गया है। गेट 2025 का परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। इस वर्ष विभिन्न विभागों के 157 छात्रों ने गेट 2025 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मात्र 2 वर्षों में यह संख्या 114 से बढ़कर 157 तक पहुंच गई है। मुझे यह भी सूचित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय में शोध पत्र प्रकाशन एवं पेटेंट प्रकाशन की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए अपने स्रोतों से अनुसंधान पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में 2 लाख रुपए प्रति रिसर्च पेपर, प्रीमियर कैटेगरी में 50,000 रुपये प्रति रिसर्च पेपर एवं कमांडेबल कैटेगरी में 20,000 रुपये प्रति पेपर दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष में 2 बार किए जाने का प्रावधान रखा गया है। आज इसी योजना के अंतर्गत प्रथम बार 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य शोध पत्रों के लिए 30 शिक्षकों और 65 छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। पेटेंट हेतु 3 शिक्षक और 4 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त 2.89 करोड़ की परियोजनाओं को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड के अंतर्गत 3 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार पिछले सेमेस्टर में उल्लिखित रिसर्च कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विश्वविद्यालय 12,10,000 रुपये के पुरस्कार शिक्षकों और छात्रों को वितरित करेगा। मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय का चयन AICTE की आइडिया लैब योजना के लिए हो गया है। इसके अंतर्गत AICTE द्वारा विश्वविद्यालय को 55 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत हो गया है। इस लैब में 55 लाख रुपए विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से लगाएगा। ये पूरी परियोजना 1 करोड़ 10 लाख की है। आइडिया लैब की स्थापना से विद्यार्थियों में नवाचार करने की प्रवृत्ति का विकास होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपनी बचतों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के महत्व के दृष्टिगत कंप्यूटर साइंस विभाग में 3 करोड़ की लागत से AI लैब की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही सभी विभागों की लैब उच्चीकरण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अपनी बचतों से ही लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को नवीन प्रौद्योगिकी में पारंगत किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा एवं आशीर्वाद से इस परिषद को हमेशा मिलता रहा है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय के भौतिक संसाधनों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज कुल 1,357.25 करोड़ रुपए की लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है और 7,765.67 लाख रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इस प्रकार लगभग 91 लाख रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है और उनका शिलान्यास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी हुई है उसमें शासन स्तर से 44 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होगा। शेष 33 करोड़ रुपए का निवेश विश्वविद्यालय अपनी बचतों से करेगा। इस परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण 528 क्षमता के वातानुकूलित पुरुष छात्रावास का निर्माण है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा और आधुनिकतम छात्रावास होगा, जिससे विद्यार्थियों को छात्रावास की समस्या बहुत सीमा तक हल हो जाएगी। साथ ही प्रथम चरण में 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 4 छात्रावासियों को 17.27 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य भी महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से ही आज 4 बसें संस्थान को समर्पित की गई हैं, जो CNG आधारित हैं और ये छात्रों को शहर से आना जाना सुगम करेगा। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फार्मेसी की आधारशिला रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। आज आपके ही कर कमलों से विभिन्न विभागों के भवनों के विस्तार का तथा 210 क्षमता की सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 140 क्षमता के एक वातानुकूलित महिला छात्रावास के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पावर ग्रिड को CSR के अंतर्गत भेजा गया है, जिसका अनुमोदन शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है। विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए समर्थ ERP का 100% क्रियान्वयन किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा समर्थ ERP का 100%
उपयोग शुरू हो गया है। इसको अपनाते हुए प्रवेश, पंजीयन, उपस्थिति परीक्षा सहित कार्य प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन जैसे समस्त कार्य ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अंत में अपने वक्तव्य का समाहार करते हुए तकनीकी शिक्षा की इस तपस्थली में कुलपति के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा यहाँ उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा में श्री वृद्धि करने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में आप सभी के सक्रिय सहयोग की आकांक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकप्रिय माननीय सदस्य सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी से उनके सरस उद्बोधन हेतु परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। महाराज जी की सोच कि कैसे मदन मोहन मालवीय इस अद्भुत यूनिवर्सिटी को हाईटेक किया जाए, कैसे इसको और बढ़ाया जाए, और चूंकि महाराज जी इसमें बिलीव करते हैं, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि द स्टूडेंट्स अभी समय आ गया है अपग्रेड होना। तो आज ऑलमोस्ट इतनी बड़ी योजना जहाँ पे आप लोगों को पहली बार उत्तर प्रदेश में एयर कंडीशन हॉस्टल मिलने जा रहा है। सो ये सोच महाराज जी की रही, क्योंकि मैं महाराज जी के साथ पीसी महोदय आपको धन्यवाद देता हूँ, अपने विस्तार में सारी बातों को बताया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। माननीय मेयर साहब हमारे साथ, महापौर जी यहाँ पर हैं, मंगलेश जी आपको साधुवाद है। माननीय ग्रामीण विधायक विपिन सिंह भैया सामने हैं, उनको साधुवाद है। माननीय सरजनवा विधायक प्रदीप शुक्ल जी आपका स्वागत है। महानगर अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। तो अभी सभी चारू जी, मिसेस चारू जी आपका स्वागत है। गुरु मेयर आपका स्वागत है। क्योंकि महाराज जी को जाना बहुत अनगिनत कार्यक्रम है तो हम ज़्यादा ढेर समय ना ले, बस इतना कहा कि भविष्य देखा ये मदन मोहन यूनिवर्सिटी का जैसे गूगल आप करेंगे तो 4.5 स्टार आता है। जस्ट ओपन योर मोबाइल एंड जस्ट राइट मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, 4.5 स्टार एवरीवेयर, द परसेंटेज वाइज एवरीवेयर थिंग्स आर गोइंग। हमको बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं, IAS और IPS मित्र भी हैं हमारे, कुछ अलग अलग प्रदेशों के, मध्य प्रदेश के हैं या मुंबई महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के, वो सब यहाँ से पढ़े हैं। IAS IPS साइंटिस्ट सब लोगों को यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ने इतिहास रचा है। इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग आप देखेंगे तो यस, इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग अभी हम गूगल में हम गूगल खोल के पढ़ रहे थे, इसकी हिस्ट्री अद्भुत है। अद्भुत लोग यहाँ से निकले हैं और आज देश के काम में, देश को आगे बढ़ाने में, देश के सपनों को, आधारशिला को बढ़ाने में आगे आएंगे। महाराज जी का जो मास्टर फोकस चल रहा है पूज्य महाराज जी का, ऊपर आप एक और करेगा बहुत जरूरत। बहुत सारे छात्रों को, इवन द टीचर्स आर हियर, यू हैव टू कंसीडर महाराज जी इज फोकसिंग इंटायर यूपी वेरेवर। व्हाई महाराज जी इज हियर? क्यों? आपको एयर कंडीशन से लेके सारी सुविधाएं, बस वगैरह, आज सब कुछ हाईटेक 90 करोड़ रुपए तक की आज योजना दिए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी मदद की। महाराज जी की सोच जो अभी बात, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आप लोगों के लिए, वो है AI पे फोकस करा। AI इज द फ्यूचर। AI is the future, artificial intelligence is the future of the world। जेकरा पे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में, हर स्पीच में और वहाँ पे अपना खजाना खोले हुए हैं वेरेवर, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएं। तो भविष्य के लिए आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की और यहाँ के शिक्षक की और पद्धति पर किसी को कोई डाउट नहीं। गूगल मैप करेंगे, वर्ल्ड मैप में आप लोग आ चुके हैं, एशिया में नंबर 28 पर आ गए हैं आप लोग। तो आप लोग अनबिलीवेबल हैं और मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आप लोगों को। AI पे ध्यान दिया, बाकी बहुत बढ़िया करा तड़ा, बहुत अच्छा लगे सब लोगों से मिलकर। एयर कंडीशन पे जाइए तो अच्छे से बढ़िया वाला हॉस्टल मिलल बा, बढ़िया
माई बाबू का नाम करा, देश का नाम करा, देश के सेवा में आवा, और क्या चाहिए। पढ़ लिख के देश के काम में हुआ। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लोकप्रियता सहज दिख रही है इस सभागार में। आपके सरस और महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए आपको कोटि से धन्यवाद। इस विश्वविद्यालय में बहुत प्रतीक्षित सहायक प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के कुल 76 पदों पर नियुक्ति माननीय कुलपति जी की दृढ़ इच्छा एवं पूज्य महाराज जी के ही आशीर्वाद से संभव हो पाई, जिसमें सामान्य के 19, अन्य पिछड़ा के 18, अनुसूचित के 14, अनुसूचित जनजाति के 2, आर्थिक रूप से कमजोर 3 और सामान्य वर्ग में 10, अन्य पिछड़ा में 7, अनुसूचित जाति में 3। आज इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ दिलाने हेतु कुल सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध है। शपथ के दौरान नवनियुक्त शिक्षकगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे कर कुल सचिव महोदय द्वारा दोहराए शब्दों को दोहराए। आई के बाद सभी लोग अपना नाम दोहराएंगे। I do swear and solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of India as established by law, and that I will carry out the duties of my office with loyalty, honesty, and with impartiality. I hereby take an oath of secrecy to maintain by me as desired under the Official Secrets Act and CCS conduct rules. So help me God. धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर बैठे। पूज्य महाराज जी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि यह विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर जी की सैनी के कुशल नेतृत्व में नवाचार, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इसकी रैंकिंग इसका साक्षी है। इसको और गति देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को उनके उत्कृष्ट अनुसंधान हेतु पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च कोटि के शोध पत्रों पर 2 लाख रुपए प्रति शोध पत्र तक की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्राविधान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही पेटेंट शोध परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विगत 6 महीने में शोध परिणाम के आधार पर 30 शिक्षकों एवं 65 छात्रों को शोध हेतु, 3 शिक्षकों एवं 4 छात्रों को पेटेंट हेतु तथा 4 शिक्षकों को शोध परियोजनाओं के अंतर्गत चयन किया गया है। सांकेतिक रूप से 6 शिक्षकों एवं 5 छात्रों को पुरस्कार एवं 3 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य अतिथियों से सादर निवेदन है। इस क्रम में पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोफेसर S.K. सोनी जी जो ड्रोन और AI आधारित स्टार्टअप, इनको पुरस्कार के रूप में 1,36,800 रुपये
2,89,00,000 के पूरा करने पर मिला। उत्कृष्ट शोध हेतु प्रोफेसर राजेश यादव जी को, जो रसायन एवं पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर हैं, एनओसी उपकरणों के विकास एवं अनुसंधान के लिए। इसी क्रम में प्रोफेसर डी.के. द्विवेदी, आप विश्वविद्यालय में भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान में प्रोफेसर हैं। आप सेंसर और ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय का। डॉक्टर पूजा दहिया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। फाइबर और सेंसर पर आपका योगदान है। इसी क्रम में डॉक्टर विनय भूषण चौहान, आप सिविल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सुरंगों के ऊपर बने क्षेत्रों पर आपका अनुसंधान है। डॉक्टर देवेश कुमार जी, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। थर्मल इंजीनियरिंग और बायोडीजल पर आपका काम है। अब मैं उत्कृष्ट शोध प्रकाशनों के लिए सम्मानित होने वाले शोधार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम सुश्री शेफाली मिश्रा जी, आप प्रोफेसर राजेश यादव जी की शोध छात्रा हैं। श्री आयुष कुमार जी मंच पर आकर सम्मान ग्रहण करें। आप विनय भूषण जी के स्टूडेंट हैं। सुश्री सुषमा स्वराज जी, आप विद्युत कर्ण नवीकरण में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी की छात्रा हैं। श्री अमित शर्मा जी से अनुरोध है कि सम्मान ग्रहण करें। आप डॉक्टर नवदीप जी के निर्देशन में लो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। सुश्री प्रज्ञा मिश्रा से अनुरोध करता हूं कि मंच पर सम्मान ग्रहण करें। आप भौतिकी के प्राध्यापक प्रोफेसर डी.के. पांडे के अंदर में सोलर शक्ति के साथ शोधरत। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 3 शिक्षकों, प्रोफेसर यूसी जायसवाल सर, प्रोफेसर अमित कुमार वर्मान जी और डॉक्टर गगनदीप भारती जी को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे महात्मन, हमारी विजय अवश्य संभावित है। शक्तियों के स्वामी हमारे साथ हैं। आशीषों की वर्षा होगी हम पर, हमारा सर्व मंगल होगा। इसी विश्वास के साथ मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उनके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हेतु सादर निवेदन करता हूँ। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विश्वविद्यालय के सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, एक साथ विश्वविद्यालय को यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, नई फैकल्टी के लिए और अपने विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, योगदान देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है। मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मंनीषा ने पश्चिम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय यानी सतत विकास की बजाय एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नव निर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपने अपने विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है। अगर हमारा पक्ष सतत का होता सस्टेनेबल होता तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते हैं। लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं। चयन की एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत उनका विश्वविद्यालय की सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय के अनुकूल पाया। अब उनका दायित्व होना चाहिए, जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ है वे उस कार्य में अपने आप को उन्हें साबित करना होगा। अभी आपने प्रवेश लिया, लेकिन आपको अपने आप को साबित करना होगा कि चयन बोर्ड के द्वारा आपको चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो आपका सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन उत्कृष्टतम सिलेक्शन था। विश्वविद्यालय के विकास की, समग्र विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के जब आप कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का जो अवसर बार बार आपको प्राप्त होगा, तो वही आपके लिए एक अवसर भी होगा। विश्वविद्यालय प्रोग्रेस करेगा तो आप भी उसके साथ सम्मान के पात्र बनेंगे। विश्वविद्यालय पे अगर कहीं कोई डेट आएगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उससे बचा नहीं पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है उसकी प्रगति का हिस्सेदार भी है, और अगर उसकी प्रगति नहीं बल्कि उन्नति के बजाय वो अवनति की तरफ जा रहा है तो उस अवनति के लिए जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें जीवन में समान रूप से चलती है। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में
सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है। आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया में। कहते 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की पा करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया की मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज देखते ही देखते भारत कहां है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया है। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की हर एक क्षेत्र में, आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। मित्रों, किसी व्यक्ति हो या देश,
उसकी सबसे सही पहचान का समय होता है जब उसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है। दुनिया के सामने संकट आया था वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, पस्त हो गए कोरोना के सामने। उनकी हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। उनके लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी उनके साथ जोड़ रहा था। फ्री में वैक्सीन सभी लोगों को दे दी और जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ प्रदान कर रहा था। दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं हो पा रहा। कहीं वैक्सीन नहीं था, कहीं टेस्टिंग किट नहीं थी, कहीं पर राशन के लिए लोग परेशान थे, कहीं उपचार की व्यवस्था नहीं थी। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भारत ने अपने आप को साबित किया। अवसर सबको मिलते हैं। याद रखना, जो कोरोना कालखंड में दुनिया के सामने अवसर थे, वे अवसर सबको मिलते हैं। बस जो धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है, और जो उससे पलायन करता है वह बिखरता है। और यह व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी यही अक्सर सही बैठता है। हम इस विश्वविद्यालय के यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, यहाँ के छात्र छात्राएं भी हैं, शिक्षक हो या छात्र, सबकी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जवाबदेही है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कुछ नयापन करने, लीक से हट करके कुछ नयापन करने। और ये हर एक क्षेत्र में संभावनाएं हैं। अगर आपको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है तो आपके लिए भी अवसर मौजूद होंगे। समाज की आज की आवश्यकता क्या है? आज पूरी दुनिया, आप सामान्य जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। हम इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पार्ट बने थे। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्रोत से या फिर शासन के सहयोग से इसको संचालित कर रहा है। अगर यही निजी क्षेत्र में होता तो एक एक छात्र की फीस बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। सामान्य छात्र उसको वहन करने में असमर्थ होता, चुनौती होती उसके सामने। लेकिन शासन ने उसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ा कि हर एक छात्र को अवसर मिल सके, वह आगे बढ़ सके। लेकिन क्या शासन ने जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हो या विभाग हो या शासन का कोई विभाग हो, क्या वो अपने पास से पैसा देता है? नहीं। समाज के कंट्रीब्यूशन से, समाज का टैक्स पेयर जब पैसा देता है, सरकार उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर विकास के लिए बजट तैयार करती है और फिर अलग अलग विभागों को पैसा उपलब्ध कराती है। उन विभागों के माध्यम से, मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित विभाग को पैसा जाता है, फिर आपकी संस्था में भी पैसा जाता है।
यानी अंततः समाज की स्थिति वही है जैसे इस जीवन चक्र का होता है। आप देखते होंगे कि बरसात होती है, पानी बरसता है और पानी नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। समुद्र से वाष्प बन करके कब वो फिर बादल बना है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर आवश्यकता के अनुरूप समान रूप से सभी जगह बारिश करते हुए फिर उस चक्र को चलाता रहता है और उसी पर आधारित होती है शासन की व्यवस्था। टैक्सेशन सरकार का उसी पद्धति पर आधारित होता है, व्यक्ति से सीधे नहीं दिया जाता। कहीं जीएसटी के माध्यम से देता है, कहीं पर वैट के माध्यम से सरकार देती है, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से पैसा सरकार के पास आता है। यानी अगर आप कहें तो इस पूरा जीवन चक्र एक दूसरे के साथ समन्वय और एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित होता है। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है उनकी। आप अपने आप को केवल एक कैंपस तक सीमित कैसे कर सकते हैं? आखिर समाज के प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपने देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाते, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाते भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि सस्ती तकनीक कैसे उन लोगों तक पहुंचा सके, और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है। आज की चुनौती क्या है? पर्यावरण की एक चुनौती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका आवास बने, लेकिन आवास टिकाऊ तो हो लेकिन सस्ता भी हो। विकास के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे हम तकनीक ऐसा पैदा करें कि हर एक व्यक्ति को समाज के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी समयबद्ध तरीके से लेकिन सामान्य वे के साथ मिले, अतिरिक्त उसको ऊर्जा न लगानी पड़े, उसको वह उपलब्ध हो सके। ऐसा कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है जो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सरलतापूर्ण, सहजतापूर्ण तरीके से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? तकनीक इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन तकनीक इतनी महंगी न हो कि वो एक सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर हो जाए। तकनीक से पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन दैनिक जीवन की स्थिति, दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब हर वर्ष हम लोग आवासीय व्यवस्था को के लिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास की योजना निकालते हैं। सरकार का शेयर उसमें होता है, सरकार उसको ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए देती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की राशि हम उस गरीब को उपलब्ध करवाते हैं। 1,20,000 या 1,30,000 रुपए में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए में आवास बनाने के लिए क्या हम कोई ऐसी तकनीक अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं? इस राशि के अंदर ही वह गरीब अपना मकान बना सके। क्या हम तकनीक को ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो चुनौती हमारे सामने है, ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ईंट जो सबसे उर्वरा भूमि होती है उसी से ईंट ही बनते हैं, उसी मिट्टी से ईंट बनते हैं।
और ईंट के भट्टे जहां लगाए जाएंगे उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफी बड़ी भूमि, काफी बड़ी लैंड ऐसी होती है जो अनुपजाऊ सी हो जाती है। बहुत पहले से आप भी सुनते रहे होंगे, कहीं ईंट का भट्टा लगता है, उसके अगल बगल कोई बाग होगा तो बाग खराब हो जाता है। अगर आप कभी सर्दियों में ईंट के भट्टे के आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत गर्म मिलेगा, बहुत गर्म मिलेगा। सामान्यतः ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? आप गर्मियों में आप उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम आपको ठंडा मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में लेंगे तो वहां हल्का गर्म होता है। लेकिन ईंट के भट्टे के आसपास कहीं भी आप उसको लेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, यानी वह कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को खराब करता है। हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, जबकि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। ऐसा नहीं कि आप उस प्रक्रिया के साथ जुड़े थे। ये बनाया जा सकता है, सस्ते मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। हम किसी एक परिसर को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा पर, हमारे भारत के अंदर तो ये चीजें गांव-गांव में पहले होती थी। कहा गांव में पहले क्या होता था, कुछ चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा क्या बताता था? खाद का गड्ढा इस बात को बताता था कि गांव में सॉलिड वेस्ट को कहां लेके कहां इकट्ठा कर देना है। सॉलिड वेस्ट का वो स्थान होता था और वो साल भर का सॉलिड वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता था और फिर वही कंपोस्ट बनता था। लोग उसको अपने खेत में फिर लेके जाते थे, फिर अगले साल के लिए उसको तैयार करते थे। सॉलिड वेस्ट का एक माध्यम था। धीरे धीरे करके उस पर कब्जे होते हैं। आज न शहर में डंपिंग ग्राउंड हो गए, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए, जहां पर हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ भी किए। हर एक अर्बन बॉडी उसको वहन करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि बहुत महंगे हो जाते हैं। क्या तो सरकार को उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है कि अगर हमें हाइड्रो पावर 3.5 रुपये में मिल रही है, अगर हमें सोलर पावर 2.5 रुपये में मिल रही है, तो हमें उनके साथ 12-13 रुपये तक एग्रीमेंट करने होते हैं कि ठीक पर यूनिट हम आपसे खरीदेंगे, कम से कम सॉलिड वेस्ट से लोगों को मुक्ति तो मिलेगी। क्या तकनीक को इतना सस्ता बनाया जा सकता है कि पर यूनिट बनने वाली बिजली उससे सस्ती पड़ सके और हम उस सिस्टम को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफल हो सके। और ये चुनौती आपके सामने है, ये हमेशा चुनौती आपके सामने बनी हुई है। सिविल के क्षेत्र में भी सस्ते आवास बनाने आपके सामने एक चुनौती होगी। कैसे हो सकता है? हमारे पास ईंट का विकल्प हम क्या दे सकते हैं? हम ऐसी कौन सी तकनीक अपनाएं कि जो मकान को बनाने में यानी 9 महीने से 1 वर्ष का समय छोटा सा मकान बनाने में, पीएम आवास योजना को बनाने में लगता है, क्या हम इसको 3 महीने के अंदर खड़ा कर सकते हैं? बन सकता है। तकनीक का उपयोग करते हुए अंदर की दीवारों का भी विकल्प दिया जा सकता है। हमें थोड़े प्रयास करने होंगे और मुझे लगता है कि इस पर शोध करने का केंद्र बिंदु, चाहे ये हो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, इन सभी के लिए हमें अपने संस्थानों में इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपना आवाज चाहिए, हर व्यक्ति को उसका रहन सहन अच्छा हो सके, पीस ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। और ये तभी हो सकता है जब
हम लोग सस्ती तकनीक उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों को जोड़े, लेकिन याद रखें कि तकनीक हमारे द्वारा संचालित हो, हम तकनीक के द्वारा संचालित न हो। क्योंकि तकनीक का जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगी और बनेगी। तकनीक ने जीवन में बहुत परिवर्तन किया, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाया। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप के छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है। पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से, ई-पॉस मशीन के माध्यम से। आखिर तकनीक से संभव हो पाया। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। पैसा हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में सीधे चली जाती है। जब ये मैनुअली था, 300 रुपये उन्हें पेंशन मिलती थी, एक महीने की 300 रुपये। हमने उसको बढ़ा करके 1,000 रुपये किया और 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने में एक बार मिलती थी। शासन से 6 महीने में एक बार जिले में आती थी, यानी 1,800 रुपया उनको अगर मिला तो 1,800 रुपये में से वहां का जो बाबू होता था वह अपना कट मानता था उस गरीब से। और परिणाम क्या होता था कि एक को पेंशन के लिए जाते आते समय 1,800 की बजाय उस व्यक्ति के तक वह मुश्किल 200-300 रुपये ही पहुंच पाता था, क्योंकि आने जाने का किराया, बाबू का कट और ये सभी चीजें। लेकिन आज तकनीक ने उस कट को भी और उस किराए को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है और हर एक गाँव में आज के दिन पर बीसी सखी है। बीसी सखी के माध्यम से वह सीधे अपने पैसे को कभी भी आहरित कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। शासन की सुविधा और शासन के द्वारा अपनाई गई तकनीक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकती है। पर्यावरण के मामले में आप देखते होंगे, पर्यावरण के मामले में भी ये चीजें बहुत कुछ कर सकती हैं। 2017 के पहले आपने देखा होगा, जितनी भी अर्बन बॉडीज में स्ट्रीट लाइट लगती थी, ये स्ट्रीट लाइट हेलोजन के होते थे। एक तो पावर कंज्यूम इसमें बहुत ज्यादा होता था, दूसरा वह कभी जलता था और कभी अचानक बंद हो जाता था। कोई पीली होती थी, कोई नीली होती थी, कोई लाल जलती थी, अचानक बंद हो गया, फिर चालू होने में उसको कुछ समय लगता था। और बरसात के समय तो उस लाइट के नीचे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतनी
कीड़े उस पे आते थे, इतने जलते थे, बदबू आती थी। आज आप देखते होंगे हम लोगों ने 16 लाख हेलोजन और अन्य रंग बिरंगी जो लाइटें थी इनको हटवा करके स्ट्रीट लाइट लगा करके स्ट्रीट लाइट में उसे, यानी इसमें सालाना प्रदेश सरकार को नगर विकास और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हम कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस कैंपस के सिविल और ड्रेनेज के ट्रीटमेंट की प्लानिंग अपने स्तर पर करनी चाहिए और तकनीक अपनी है। आज से चार वर्ष पहले की घटना को गोरखपुर नगर निगम पर एनजीटी ने एक पेनल्टी लगाई, काफी बड़ी पेनल्टी, क्योंकि सिटी का जो भी ड्रेनेज था इस सीधे पेनल्टी से बचने के लिए उन्होंने 110 करोड़ रुपए का एक एसटीपी का एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए शासन के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि एसटीपी की बजाय अब देसी पद्धति अपनाइए, उसके आसपास एक पॉन्ड बनाइए और उस पॉन्ड से 2 ड्रेन निकालिए। देसी पद्धति से आप देखेंगे बोल्डर, ईंट का छावा, मोटा मिट्टी, फिर पतला मिट्टी, पतला बालू, इन 4 स्टेजेस में उस ड्रेनेज जो सिटी का है या स्टॉर्म वाटर बरसात का होगा उससे गुजारेंगे। आप देखिए उन्होंने कुछ वनस्पतियां उसके लिए चुनी, उसको भी उन्होंने लगाया। 110 करोड़ रुपए जिस कार्य के लिए उनके खर्च होने थे उन्होंने मात्र 4 करोड़ में उसको किया और बामुश्किल जिसमें 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को उसका पहले प्रेजेंटेशन करने के लिए नीति आयोग में दिल्ली में और फिर जर्मनी में उस मॉडल पर उन्होंने प्रेजेंटेशन वहां पर भी किया। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ हमें इस पद्धति पर याद रखना, जर्मनी दुनिया के अंदर वह देश है जो तकनीक के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और तकनीक में जितनी आक्रामकता जर्मनी के पास है किसी के पास नहीं है। लेकिन आज वह भी इस बात को मानता है कि हमें इन पद्धतियों की तरफ जाना पड़ेगा, तो हमें इस व्यवस्था को देना पड़ेगा। कैसे हम इन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और आज ये और भी आसान इसलिए हमारे लिए है जब हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो सस्ती हो। हर एक व्यक्ति उस महंगे खर्चे को उठाने की सामर्थ्य नहीं कर सकता। हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हर एक अर्बन बॉडी उसको नहीं उठा सकती। कैसे हो सकता, कैसे हम उसको कर सकते हैं। आज दुनिया कहां पहुंच चुकी है। क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत की उन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अपने आप को आगे करेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए नए सेंटर स्थापित करने, नए हब को स्थापित करने की नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत छोटे से होती है, एक साथ नहीं होगी, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती। और उत्तर प्रदेश में संभव है। याद रखना, भारत का पहला कंप्यूटर आईआईटी कानपुर में आया था और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, भारत को स्थापित करने के लिए हमारे तकनीकी संस्थानों में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अभी से हम प्रयास करेंगे तो हमें रास्ते मिलेंगे, अनेक रास्ते मिलेंगे। हम हमेशा समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या कोई चुनौती नहीं होती, समस्या हमारे जीवन की चुनौती नहीं हो सकती। चुनौती तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या पे सोचते 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 पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तो
रास्ते निकलेंगे और समस्या पे सोचोगे तो आपके पास 10 बहाने मिल जाएंगे। बहाना नहीं, हमें रास्ता निकालना है और उस रास्ते को निकालने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी रैंकिंग आपकी आई। मैं देख रहा था विश्वविद्यालय की रैंकिंग को अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। NIRF की रैंकिंग में विश्वविद्यालय ने 3 श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वीं, विश्वविद्यालय की श्रेणी में 94वीं और राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में 40वीं रैंक विश्वविद्यालय में स्थापित की। क्या हम लोग इंजीनियरिंग की श्रेणी आपने भी टॉप 100 में आते हैं? अगले बार के टारगेट में क्या टॉप 50 में हम अपना स्थान बना सकते हैं? ये तो बन जाएगा। विश्वविद्यालय के श्रेणी में 94वीं की बजाय हम टॉप 50 में पहले फर्स्ट फेज में इसको अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और राज्य विश्वविद्यालयों में भी जो आपने इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालय में टॉप 10 के अंदर अपने स्थान को बनाए रखने में आगे बढ़ सकते हैं। ये चुनौती होगी, लेकिन हमें देखना होगा। और 12th रैंकिंग में अभी तो साउथ एशिया और एशिया में ही हमारी रैंकिंग हमें काम करना होगा। साउथ एशिया में हमारी 292वीं और एशिया में 901वीं रैंकिंग। हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर हम देश के अंदर अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं, राज्य के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान बना लेते हैं, मेरा मानना है कि अपने आप ही एशिया के टॉप 100 में हमारा स्थान आएगा। तब हमारा स्थान 901 में होगा, टॉप 100 में हम शामिल हो गए। टॉप 100 में हम शामिल हो गए तो हम ग्लोबल रैंकिंग में अपने आप को एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त होगा। अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे उठाया है, लेकिन चुनौती हमारे सामने लगातार बनी थी। और मुझे विश्वास है कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सब को देते हुए इसका एक सरल तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इस दिशा में विश्वविद्यालय कार्य करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 8 करोड़ रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। एक यहाँ पर नए भवन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, उनका 4 नई CNG बसें यहाँ पर संचालित हुई हैं। ITRC जो विभाग का भवन है, उसका विस्तार हुआ है। और एक यहाँ पे नेचुरल गैस पाइपलाइन की भी का कार्य यहाँ पे पूरा हुआ है। और एक विद्युत सब स्टेशन के कार्य का भी यहाँ पे संपन्न हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे एक पुरुष छात्रावास के लिए 528 छात्रों के लिए एक छात्रावास के लिए उसका शिलान्यास का कार्यक्रम, विश्वेश्वरैया भवन, टैगोर भवन, रमन भवन और सुभाष भवन के जो छात्रावास हैं, उनके नवीनीकरण के कार्य का भी यहाँ पर कार्य का शिलान्यास हुआ है। यूनिवर्सिटी की अपनी एग्जामिनेशन अनुभाग के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ है। मल्टीपर्पज हॉल के नवीनीकरण के कार्य का भी यहाँ पे आज शिलान्यास का कार्य संपन्न हुआ है। बाकी कुछ अन्य आंतरिक परिसर के विकास से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि समग्र विकास की इस दिशा में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी लगातार कार्य करके अपनी पहचान को
आगे बढ़ाएगा। और मैं तो बार बार इस बात को मानता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को उस क्षेत्र विशेष में जहां पर वो स्थित है वहां के नॉलेज और टेक्निकल पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना। केंद्र हो या राज्य सरकार, अगर उसको तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है तो टेक्निकल पार्टनर के रूप में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हमेशा अपने आप को आक्रामक तरीके से आगे आकर के उसके लिए तैयार करना होगा कि हाँ हम करेंगे, हम इस दिशा में थोड़ा सहयोग करने को तैयार हैं। तो विश्वविद्यालय के पास अपने रिसोर्सेज की बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय को अपनी रैंकिंग को भी और सुधारने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी को, यहाँ के विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को, यहाँ के सभी शिक्षकों को और सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। विश्वास करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय अपने नाम के लोग महामना की भावनाओं के लोग अपने आप को साबित करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके शोध नवाचार को